हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं बातचीत करूंगा कि हिंदी शब्द संपदा क्या है, हिंदी भाषा के अंतर्गत जितने भी शब्द शामिल किए गए हैं वो कहां कहां से ग्रहण किए गए हैं, किन आधारों पर ग्रहण किए गए हैं, इन पर बातचीत करूंगा। क्योंकि प्रत्येक भाषा का जो शब्द भंडार होता है वो उसकी मजबूती, उसके विस्तार को इंडिकेट करता है। जिस भाषा की शब्द संपदा जितनी ही धनी होगी, जिसमें शब्द भंडारों की संख्या ज़्यादा होगी, शब्दों की संख्या ज़्यादा होगी, वह भाषा उतना ही विस्तृत होगी, अधिक से अधिक लोगों के द्वारा बोले जाने वाली भाषा होगी और विश्व में 5 भाषाओं के अंदर शामिल होगी। तो देखा जाए हिंदी की भी कुछ वही स्थिति है कि यह विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली 5 भाषाओं में शामिल है और इसका शब्द भंडार भी काफ़ी व्यापक है। तो हम आज ये देखने की कोशिश करेंगे कि इसका शब्द भंडार कैसे निर्मित हुआ है। तो उम्मीद है कि आप सब मेरे साथ लगातार बने रहेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से लगभग सभी परीक्षाओं में सवाल आते हैं, चाहे वो बड़ी परीक्षा हो चाहे छोटी परीक्षा हो। कई बार तो इंटरव्यू इत्यादि में भी सवाल पूछे जाते हैं इसे। तो हम देखते हैं कि हिंदी शब्द संपदा क्या है। देखा जाए तो इसमें 3 शब्द शामिल हैं। एक तो हिंदी है, दूसरा है शब्द और तीसरा है संपदा। ठीक, पहले इन तीनों को हम समझते हैं कि ये क्या है। हिंदी यहाँ पर एक भाषा के रूप में शामिल है, भाषा को इंडिकेट कर रहा है। शब्द मतलब ध्वनियों और वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं और जिनका एक सार्थक अर्थ होता है। ठीक है, ध्वनि और वर्णों का समूह ये शब्द कहलाता है। और संपदा का मतलब है भंडार। भंडार मतलब इसी को बाद में कोश कहा जाता है या फिर डिक्शनरी अंग्रेजी में इसको कहते हैं। तो ये संपदा के अंतर्गत है। कई बार इसको हम वर्ड पावर भी कहते हैं। वर्ड्स पावर मतलब जिस भाषा का वर्ड्स पावर जितना विस्तृत होगा और ज़्यादा उसमें शब्द शामिल होंगे वो भाषा उतना ही मजबूत होगी। ठीक वैसे ही जैसे कि आपने देखा होगा कि जिस व्यक्ति के अंदर जितना वर्ड पावर अधिक होगा वो व्यक्ति, उसकी अभिव्यक्ति शैली ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि उसको शब्द खोजने नहीं पड़ेंगे। उसके अंदर बहुत सारे शब्द जो भंडार है वो एक जगह उसने ग्रहण करके रखा हुआ है। तो उसी तरीके से भाषा भी होती है जिसके अंतर्गत बहुत तरीके के शब्द भंडार होते हैं और उसको मजबूती प्रदान करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो हिंदी है उसके शब्द भंडार कैसे निर्मित हुए हैं। तो देखा जाए इसका वर्गीकरण किया गया है। पहले उस पर हम थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। पहला वर्गीकरण किया गया स्रोत के आधार पर, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। ठीक, दूसरा है निर्माण, इसको गठन भी बोलते हैं, या फिर बनावट के आधार पर। और तीसरा है प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और रूप के आधार पर। ये 4 आधार हैं हिंदी शब्द संपदा के वर्गीकरण के। पहला उसमें स्रोत है, उसको उत्पत्ति भी कहा जाता है। तीसरा निर्माण, गठन या बनावट भी कहा जाता है, क्योंकि जब आप व्याकरण की किताबें पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग तरीके से इसका विभाजन किया गया है। कहीं पर निर्माण लिख दिया है, कहीं गठन लिखा हुआ है, कहीं पर बनावट लिख दिया है। तो मैं सबको एक जगह समझाने के प्रोसेस में लिख दिया हूँ। तीसरा है प्रयोग के आधार पर और चौथा है रूप के आधार पर। इन्हीं से हिंदी शब्द संपदा का निर्माण होता है और हिंदी विश्व की तमाम भाषाओं को अपने शब्द भंडार में ग्रहण किया हुआ है और अपने को मजबूत बनाया है। जब हम लेक्चर में आगे बढ़ेंगे और व्यापक रूप से इस पर बातचीत करेंगे तो मेरी बात आपको ज़्यादा समझ में आएगी, इसलिए आप लगातार मेरे साथ बने रहिए। पहले वर्गीकरण पर मैं बातचीत करता हूँ स्रोत पर। इसको मैं पॉइंट्स दे देता हूँ। स्रोत के आधार पर देखा जाए कि हिंदी में कहाँ से शब्द ग्रहण किए गए हैं। स्रोत के आधार पर या इसको उत्पत्ति भी कहा जाता है।
कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज या संकर जो शब्द का वर्गीकरण किया गया है वो किस आधार पर है, तो वो स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर है। अब आपको बात धीरे धीरे क्लियर हो रही होगी, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको तत्सम से बहुत सारा सवाल पूछा जाता है, तत्सम शब्दों से, फिर तद्भव शब्दों से, ठीक है। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर देशज, देशज क्या होता है, फिर विदेशज और संकर, ये 5 वर्गीकरण किए गए हैं। उनका जो आधार है वो स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। इसमें महत्वपूर्ण जो है तत्सम है, तद्भव है, देशज है और विदेशज, ठीक। विदेशज, संकर से भी सवाल कभी कभी आ जाते हैं, तो इन पर भी हम थोड़ा सा फोकस कर लेंगे। अब देखा जाए तत्सम क्या है, क्योंकि जो मैं बात बता रहा हूँ, जितने लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे, जिनके पास ज़्यादा अनुभव होगा उनके लिए ये टॉपिक्स बहुत ही आसान होगा। लेकिन जो अभी शुरुआती दौर में होंगे, जिनको तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर इत्यादि शब्दों में ज़्यादा फर्क नहीं दिखाई पड़ता होगा, उनको ज़रूरत होगी गाइड की, उनके लिए लेक्चर काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और मैं उम्मीद करूँगा कि ध्यान से आप इसको देखिए, समझिए, इसके बाद उस पर चिंतन कीजिए और नोट्स बनाइए और कमेंट्स कर ज़रूर बताइए कि आज का टॉपिक कैसा लग रहा है आपको। हम तत्सम पर बातचीत करते हैं, तो इसको अगर हम थोड़ा सा तोड़ कर देखें, तत् और सम। तत् मतलब होता है उसके, और सम मतलब बराबर, उसके बराबर, या फिर इसको समान भी कह सकते हैं। समान शब्द ज़्यादा उपयुक्त रहेगा, उसके समान। अब उसके शब्द क्या है, उसके किसके लिए आया हुआ है, उसके समान मतलब संस्कृत के समान, संस्कृत के समान शब्दों को जब हिंदी में ग्रहण कर लिया जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जस का तस उन शब्दों को ले लिया जाता है, तो उसे तत्सम कहा जाता है। मतलब कि जब संस्कृत के शब्दों को सीधे हिंदी में ग्रहण कर लिया जाता है या हिंदी में प्रयोग किया जाने लगता है, तो वो तत्सम कहलाता है। तो ये इसका शाब्दिक अर्थ था कि संस्कृत के समान जो भी शब्द हैं उनको जब हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है तो वो तत्सम कहलाता है। तो इसको आप संस्कृत के हिसाब से देख लीजिए। अगर उदाहरण के रूप में देखें तो पहला उदाहरण है उज्ज्वल। उज्ज्वल, अच्छा, एक चीज़ देखने में ये आता है कि तत्सम शब्दों का प्रयोग व्यवहारिक स्तर पर बहुत कम होता है। इसको जब हम कहीं लिखते हैं या फिर कहीं स्पीच देने जाते हैं तभी इसका प्रयोग करते हैं, नहीं तो आम बोलचाल में तत्सम का प्रयोग बहुत कम होता है, क्योंकि ये धीरे धीरे अब क्लिष्ट होता जा रहा है। लोगों को अगर आप तत्सम बोल देंगे तो फिर समझाने की ज़रूरत होगी। ठीक वैसे ही जब मैं टीचिंग मेथोडोलॉजी पर बातचीत कर रहा था और मैंने बतलाया कि कुछ ऐसी शब्द उसमें आ जाते हैं जिनके लिए डिक्शनरी की ज़रूरत पड़ती है, तो आज के दौर में तत्सम शब्द भी उसी के कैटेगरी में धीरे धीरे शामिल हो रहे हैं। उनको भी समझाने के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। लेकिन अगर आप परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो इतना जानकारी आपको होनी चाहिए कि तत्सम क्या है। तो मैंने बतलाया कि तत्सम जो संस्कृत से सीधे सीधे हिंदी में ग्रहण कर लिए जाते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। और इसको तोड़कर मैंने बताया तत् मतलब उसके और सम मतलब समान। किसके समान? संस्कृत के समान जो शब्द होते हैं वही तत्सम कहलाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान में रख लीजिए। और उदाहरण मैंने दिया उज्ज्वल, दूसरा उदाहरण मैंने दिया करपास। ये सब परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं, इसीलिए मैं वही उदाहरण दे रहा हूँ। तीसरा उदाहरण है गोधूम, और चौथा उदाहरण मैं दे रहा हूँ आमलक, और पांचवा उदाहरण है श्रृंगार। ये जो पांचों उदाहरण हैं ये तत्सम के उदाहरण हैं। और आप व्याकरण की किताबों में पढ़ेंगे तो ढेर सारे उदाहरण दिए गए हैं जो कि संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक, अब हम दूसरे वर्गीकरण पर बातचीत करते हैं तद्भव। तद्भव क्या है? अगर इसको भी हम तोड़ कर देखें तो तत् और
भव। तत् माने होता है उससे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर तत् के लिए उसके प्रयोग किया गया है और यहाँ पर तत् के लिए उससे प्रयोग किया गया है। उससे भव मतलब निर्मित होना। अब यहाँ पर जो उससे शब्द आया है वो भी संस्कृत से आया हुआ है, संस्कृत के लिए आया हुआ है कि ऐसा शब्द जो संस्कृत से तो निर्मित हुआ है लेकिन थोड़ा सा उसमें परिवर्तन हो गया है, वो हूबहू संस्कृत से नहीं ग्रहण किया गया है, संस्कृत से लिया गया है लेकिन परिवर्तन के साथ। ठीक है, संस्कृत, इसको समझने के लिए संस्कृत से ग्रहित है लेकिन परिवर्तन के साथ। अभी मैं उदाहरण दूंगा तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे मैंने उज्ज्वल लिखा हुआ है, अब इसी का तद्भव जो होगा वो क्या होगा, उजाला। ठीक, उजाला शब्द हो गया। करपास मैंने लिखा था तो इसका जो तद्भव हो गया वो हो गया कपास। गोधूम का जो तद्भव हो गया वो हो गया गेहूं। आमलक का जो तद्भव हो गया वो हो गया आंवला। और श्रृंगार का तद्भव हो गया सिंगार। तो आप देख रहे हैं कि लोक व्यवहार में या आम बोलचाल की भाषा में तत्सम की अपेक्षा तद्भव शब्द ज़्यादा प्रयुक्त होते हैं। तो इन दोनों में पहले अंतर समझ जाइए। जो तत्सम है वो सीधे सीधे संस्कृत से ग्रहण किया जाता है और जो तद्भव है वो संस्कृत से प्रभावित होता है लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन के साथ प्रयुक्त होता है। जैसा कि मैंने उदाहरण दिया कि उज्ज्वल को धीरे धीरे कहा जाने लगा उजाला। अगर आप करपास बोलेंगे तो लोग नहीं समझेंगे और कपास बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर आप कहीं जा रहे हैं किराना की दुकान पर, अगर आप बोलेंगे कि मुझे गोधूम चाहिए तो वो नहीं समझ पाएगा, वो आपको अगरबत्ती ला के थमा देगा कि ये धूम मतलब हो सकता है कि धूप बत्ती को मांग रहा हो। ठीक है, अगर आप गेहूं कहेंगे तो तुरंत ला कर दे देगा। अगर आप बोलेंगे कि हमें आमलक की ज़रूरत है तो ये अब आम बोलचाल की भाषा से धीरे धीरे दूर होता चला गया है, अब आपको आंवला कहना पड़ेगा। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी कि तत्सम क्या है और तद्भव क्या है। अब दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं कि देशज लिखा हुआ है, देश प्लस ज, मतलब ऐसा शब्द जो कि देश में ही उत्पन्न हुआ हो, उसका जन्म, ज मतलब जन्म, ठीक, जिसका जन्म खुद इसी देश में हुआ हो तो उसे देशज कहा जाता है। अब उदाहरण के दृष्टिकोण से देखें, अगर भारत में देखें तो भारत तो अनेक राज्यों का संघ है और हर राज्य को अपने एक क्षेत्रीय भाषा, उसमें क्षेत्रीय भाषाओं का विकास होता है, वो देशज के अंतर्गत ही आता है। जैसे आपने मैला आंचल पढ़ा होगा तो उसमें जो शब्दावली प्रयोग की गई है, आंचलिक शब्दावलियाँ उसमें प्रयुक्त की गई हैं और उसे देशज के रूप में देखा जा सकता है। देशज का एक अर्थ ये होता है कि ये जो भाषा या शब्द होते हैं ये लोक व्यवहार और वहाँ की संस्कृति से भी प्रभावित होते हैं। लोक व्यवहार और संस्कृति से प्रभावित होते हैं। अगर उदाहरण के लिए मैं देखूं तो जैसे मैंने बोला इडली, तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि इडली जो शब्द होता है ये साउथ इंडिया में ज़्यादातर प्रयुक्त होता है। मैं बोलूँगा सांभर, क्यों? क्योंकि ये इसी देश में उत्पन्न हुए हैं, ये एक क्षेत्र आंचलिक विशेष एरिया को बतलाते हैं, तो ये देशज कहलाते हैं। इडली, सांभर, डोसा, ठीक, इसी तरीके से बाटी चोखा, ठीक, इसी तरीके से शब्द है लिट्टी। तो ये एक खास एरिया को बतलाते हैं और ये देशज शब्द के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जैसे मैं बोलूँ गरवा या फिर भांगड़ा, तो ये एक संस्कृति को यहाँ पर दर्शा रहे हैं। इसी तरीके से मैं बोलूँ विरहा, ठीक है, तो ये क्या है, देशज शब्द हैं। इसको एक खास एरिया के लोग ही समझते हैं और बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे विदेशज पर। विदेशज थोड़ा सा लंबा है इसलिए इसको अलग से बताना पड़ेगा।
इसलिए मैं अब मिटा रहा हूँ और उम्मीद है कि आप इसे नोट कर लिए होंगे। नोट नहीं कर किए होंगे तो एक बार से फिर से इसको मैं लिख दे रहा हूँ। संस्कृति के आधार पर इडली, सांभर, डोसा, लिट्टी, बाटी, ठीक है, भांगड़ा और विरहा। इन शब्दों के माध्यम से मैंने देशज शब्द को बतलाने की कोशिश की थी और अब अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बतलाया आज तत्सम क्या है, उसका उदाहरण भी बतलाया, तद्भव क्या है उसको समझाते हुए उसके उदाहरण के माध्यम से बतलाया, देशज क्या है ये भी मैंने समझा दिया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब विदेशज शब्द के बारे में हम देखते हैं। थोड़ा सा ये लंबा चौड़ा है और इससे बहुत सारा सवाल हमेशा पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो इसलिए इसको भी बहुत ही कंसंट्रेट होकर ध्यान से देखने की ज़रूरत है। विदेशज ठीक ऐसे लग रहा है कि जैसे देशज का मतलब है कि ऐसा शब्द जो कि देश में उत्पन्न हुआ हो, और विदेशज मतलब ऐसा शब्द जो विदेश में उसका जन्म हुआ हो लेकिन भारत में बोला जा रहा हो। तो कैसे बोला जा रहा है इसको भी हम समझेंगे। विदेशज को मैं दो रूपों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और अगर इसको आप समझ गए तो आप किसी भी परीक्षा में बैठेंगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। विदेशज को मैं दो भागों में बांट रहा हूँ। पहला भाग है जिसको मैं लिख रहा हूँ, जितने भी भारत में उपनिवेश करने के लिए या फिर व्यापार करने के दृष्टिकोण से देश आए थे और धीरे धीरे यहाँ पर अपने पहले कंपनीज को स्थापित किया, फिर धीरे धीरे शासन करना शुरू कर दिए, उनको मैं एक तरफ रखा हूँ। और दूसरी तरफ अन्य जो भारत पर आक्रमण किए थे देश और वहाँ के शासक यहाँ पर कई सालों तक शासन किए, तो वो केवल शासन और व्यापार ही नहीं किए बल्कि अपनी जो वहाँ की भाषा है, संस्कृति है, उसको भी भारत में उसका प्रचार प्रसार किया, उसका प्रभाव अभी तक है। तो हम इस विदेशज शब्द के माध्यम से उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो पहला मैंने लिखा हुआ है PDEF। पी का मतलब है पुर्तगीज। कई बार एग्जाम में सवाल आता है कि व्यापार के दृष्टिकोण से भारत में कौन कौन आए थे और उनका क्रम बताइए। तो इस क्रम को भी आप याद कर सकते हैं कि पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रेंच आए, ठीक है। तो उसके हिसाब से कई शब्द जो कि पुर्तगाली से लिए गए हैं, वो कौन कौन से शब्द हैं परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है। पहला है अलमारी। हम धड़ल्ले से प्रयोग करते हैं कि अलमारी में किताब रखी गई है, फिर या फिर अलमारी में कपड़े रखे गए हैं, उन्हें उठा कर लाइए। तो ये शब्द कहाँ से है? पुर्तगाली से है। इसी तरह से आल्पिन। आल्पिन शब्द जो है वो पुर्तगाली है। फिर बाल्टी, गमला, अन्नास, ये जितने भी शब्द हैं ये सब पुर्तगाली शब्द हैं। तो आप इसको ध्यान में रखिए कि अगर अलमारी आ गया, आल्पिन आ गया, बाल्टी आ गया, बाल्टी का बहुत प्रयोग होता है, गमला आ गया, अन्नास आ गया, तो तुरंत आप बताएंगे कि ये पुर्तगाली शब्द है। तो पी से हो गया पुर्तगाली, डी से हो गया डच। डच भी आए थे, तो इनका ज़्यादातर प्रभाव नहीं पड़ा है। बस बम जो शब्द है, बम, ये डच भाषा से लिया गया है। तो आप देख रहे हैं कि जो हिंदी का हम शब्दकोश पढ़ते हैं या फिर उसकी डिक्शनरी को पढ़ते हैं तो उसमें तमाम शब्द हैं, और वो शब्द कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। इसके पहले मैंने तत्सम मतलब जो संस्कृत से, फिर उसका जो बिगड़ा रूप है तद्भव, उसको बताया। फिर देशज जो खुद इसी देश में शब्द बने हुए हैं वो प्रयोग में लाए जाते हैं, उनको बतलाया। अब विदेशज को मैंने दो भागों में बांटकर उसका मैं अध्ययन कर रहा हूँ, आप सबों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। उसमें मैंने एक फार्मूला बनाया PDF, क्योंकि आप PDF हमेशा आपके दिमाग में आता है, बस आपको ई जोड़ लेना है तो तुरंत आपको दो प्रश्नों का उत्तर तैयार होगा कि व्यापार के दृष्टिकोण से भारत में कब कब कौन कंपनीज आई और उसका क्रम क्या है, ठीक है। और हिंदी शब्द संपदा के दृष्टि से तो आप तैयारी कर ही रहे हैं।
तो मैंने पुर्तगाली के बारे में बता दिया, फिर डच के बारे में बता रहा हूँ। तीसरा है इंग्लिश, मतलब अंग्रेजी। अंग्रेजी तो वर्तमान दौर में ऐसी भाषा हो गई है कि हिंदी और अंग्रेजी इन दोनों को मिक्स करके हम चाहे अपने घर में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे कहीं भी हो, प्रयोग करते रहते हैं। तो अंग्रेजी अब हमारे लिए विदेशी भाषा के रूप में नहीं है, बल्कि हमारे लिए एक ज़रूरी भाषा के रूप में आ गई है। तो अंग्रेजी से भी हम बहुत ही परिचित हैं। तो जितने भी प्रयोग होते हैं शब्द वो सब हिंदी अंग्रेजी कई बार तो मिक्स हो जाता है। अब जो नई जनरेशन आ रही है उसको बतलाना पड़ेगा कि ये अंग्रेजी का शब्द है, ठीक है। तो खैर परीक्षाओं के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जैसे मैंने लिखा स्कूल, ये क्या है? अंग्रेजी है। डॉक्टर, ये भी अंग्रेजी शब्द है। इसके बाद कॉलेज, और बाकी ज़्यादा मैं उदाहरण नहीं दूंगा। वर्तमान में 2-3 शब्द ज़्यादातर प्रयुक्त हो रहे हैं। जैसे मैंने लिखा लॉकडाउन, अब ये हमारे लिए काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंग्रेजी का शब्द हो गया है। इसी तरीके से लिखा मास्क, ठीक, ये भी अंग्रेजी का है। इसके बाद सैनिटाइज़र, क्योंकि व्याकरण की परीक्षा किताबों में तो आप अलग अलग ढंग के शब्दों को देखेंगे, लेकिन वर्तमान में जो ज़्यादातर प्रासंगिक शब्द है उनको भी जानना ज़रूरी है। जब से कोरोना आया हुआ है तो केवल वो अपना जो भी विस्तार कर रहा है, इसके अलावा नए नए शब्दों का निर्माण भी हुआ है जो कि पहले उतना ज़्यादा प्रचलित नहीं थे। इसके अलावा आप सोशल डिस्टेंसिंग बहुत कम लोग बोलते हैं कि तालाबंदी हो गई, या फिर सामाजिक दूरी रखना है, या फिर सैनिटाइज़र को उसका हिंदी रूपांतरण होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि ये घुल मिल गया है, ठीक है। एक देशज में ये एक शब्द को और आप जोड़ सकते हैं। जैसे हमने लिखा स्टेशन लिखा तो ये उसका देशीकरण हो गया है टीशन, ठीक है। तो इस शब्द को भी आप देशज वाले में जोड़ सकते हैं। मैं वहाँ पर बताना भूल गया, तो अभी आप जोड़ सकते हैं। तो ये अंग्रेजी के शब्द हैं। इसके बाद चौथा हम देखते हैं कि फ्रेंच शब्द भी काफ़ी प्रभावित किया, जिसमें कि पहला शब्द है कूपन। कई बार आप सिनेमा देखने जाते हैं तब कूपन की ज़रूरत होती है, या फिर कहीं खाना खाने जाते हैं तब कूपन की ज़रूरत होती है, या फिर साइकिल स्टैंड में या फिर अपनी कार जहाँ पर पार्क करते हैं वहाँ भी कूपन होता है। तो जो कूपन शब्द है वो क्या है? फ्रेंच का शब्द है। इसके अलावा रिपोर्ताज, ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि रिपोर्ताज शब्द जो है वो किस भाषा का है, तो ये है फ्रेंच का। इसके अलावा हम देखते हैं कि फ्रेंच में कौन कौन से शब्द हैं। 1-2 शब्द और हैं जिसको कि हम देख लेते हैं। रेस्तरां जिसको कि होटल भी कहा जाता है, वो फ्रेंच का शब्द है, रेस्तरां। तो हमने देखा कि जो भी देश अब व्यापार करने के दृष्टिकोण से भारत आए थे और यहाँ पर अपना उपनिवेश बना लिया और कई वर्षों तक शासन किया, तो उनके कितने शब्दों को हमने ग्रहण किया है, क्योंकि हिंदी का जो हृदय है, बहुत ही विस्तार है, वो कई शब्दों को अपने अंदर समाहित कर लिए, ठीक है। तो इन अभी 4 मैंने देशों के शब्दों के बारे में बतलाया कि कहाँ कहाँ से आते हैं। इनसे सवाल बहुत बार पूछा जाता है, ख़ासतौर से पुर्तगाली से बहुत सवाल आता है। और ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्टाज तो हर परीक्षा में लगभग आता है, तो इसको आप नोट कर लीजिए और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है। अब दूसरा इसका जो हम विभाजन किए हुए हैं कि जितने देश हमारे ऊपर आक्रमण करके और यहाँ पर शासन करना शुरू कर दिए, उनके शब्दावलियों को भी हिंदी में ग्रहण किया गया है, जिसमें कि जिसका नाम है अरबी पहला, दूसरा फारसी। कई बार तो कन्फ्यूजन होने लगता है अरबी और फारसी में, ठीक है। तीसरा तुर्की, ठीक। चौथा चीनी, पांचवा जापानी, छठा रूसी। ये सब अलग अलग देश की भाषाएं जिसको हिंदी ने ग्रहण किया है। अब अरबी को हम देखते हैं कि अरबी में कौन कौन सी भाषाएं हैं। तो मुख्य रूप से देखा जाए अदालत, कई बार आपने सुना होगा कि अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे,
तो ये अदालत शब्द जो है वो क्या है, अरबी है। इसके बाद अल्लाह, अल्लाह जिसको कि भगवान कहा जाता है। इसके बाद है आदमी औरत, आदमी औरत, ये क्या है, ये सब अरबी भाषा के शब्द हैं। इसके अलावा किताब, किताब, दवा, शराब, शराब शब्द जो है वो भी अरबी का है। तो हमने देखा कि अदालत, अल्लाह, आदमी, औरत, किताब, दवा, शराब, जितने शब्द हमारे व्यवहारिक जीवन में ज़्यादा प्रयुक्त होते हैं उन्हीं को मैंने इस उदाहरण में लिया है। बाकी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको आप जब व्याकरण की किताब पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेंगे। तो बस ध्यान देने की ज़रूरत है। कई बार सवाल आ जाता है कि शराब कहाँ से लिया गया है, तो आप बताएंगे कि अरबी से लिया गया है। ठीक है, किस भाषा का शब्द है, या फिर अदालत किस भाषा का शब्द है, आदमी, औरत, किताब, ये सब अरबी हैं। अब फारसी में देखा जाए कौन कौन से शब्द आते हैं, तो पहला है आवाज़, आवाज़। अगर कोई बोले कि आपकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, तो वहाँ पर आवाज़ जो शब्द है वो है फारसी। बहुत कम डिफरेंस होता है, इसको आपको बहुत ही बारीकी से देखने की ज़रूरत है इन दोनों भाषाओं को, अरबी फारसी। कई बार तो इनको एक ही साथ लिख दिया जाता है, अरबी फारसी, ठीक वैसे ही जैसे यूपी बिहार एक साथ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि अरबी अलग है और फारसी अलग है। गरम, ठीक। फिर इसके बाद है गुलाब, गुलाब शब्द ध्यान दीजिए कि ये फारसी का शब्द है। इसके बाद है चश्मा, चश्मा शब्द फारसी का है। चादर, ये भी फारसी का शब्द है। तमाशा, इस सारे सवाल कई बार आते रहते हैं ये शब्द परीक्षाओं में। तमाशा हो गया। दारोगा, दारोगा शब्द जो है नमक का दारोगा, ये जो दारोगा शब्द है ये फारसी का लिया गया है। इसके अलावा एक सबसे फेमस शब्द है समोसा, समोसा शब्द जो है ये फारसी का है। तो कम से कम समोसा को तो याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि समोसा शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो उसमें अरबी भी रहेगा, फारसी भी रहेगा और दो विकल्प रहेंगे। तो आप ध्यान रखिए कि ये फारसी से। इसके बाद हम देखते हैं तुर्की, तुर्की भाषा में भाषा से कौन कौन शब्द ग्रहण किए गए हैं, जिसमें कि है कैंची, चाकू, चाबी। ठीक है, ये तुर्की भाषा से लिए गए शब्द हैं। इसके बाद है तोप। तो हम देख रहे हैं कि जितने हथियार से संबंधित शब्द हैं वो सब तुर्की से लिए गए हैं। तो ये अनुमान से आप इसको सही कर सकते हैं जब अगर आपको नहीं आ रहा है तो, वरना इन सारे शब्दों को तो याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनको देख सकते हैं। नौकर, कई बार ये भी प्रयुक्त होता है शब्द नौकर। इसके अलावा है बेगम, बेगम और मुगल, मुगल शब्द जो है ये सब तुर्की से लिए गए हैं। तो इसको ध्यान में रखिए, ये व्यवहारिक रूप में प्रयुक्त किया जाता है। कैंची, चाकू, चाबी, तोप तो खास ये सेना के लिए है, लेकिन याद रखिए नौकर, बेगम, मुगल, तो ये सारे शब्द तुर्की से संबंधित है। इसके बाद हम देखते हैं कि चीनी शब्द से संबंधित, मतलब चाइनीज़ से कौन कौन से शब्द हैं। ये चाय, ये कई बार पूछा जाता है चाय शब्द कहाँ से लिया गया है, तो ये चीनी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए। रिक्शा, कई बार हम इसको प्रयोग में लाते हैं रिक्शा, रिक्शा शब्द जो है वो जापानी से। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए। इसके अलावा जापानी में क्या है उसको देखते हैं, रिक्शा ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद रूसी, रूसी में है ओडका, ओडका मतलब शब्द रूस से लिया गया है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आप नोट्स कर रहे होंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा स्क्रीनशॉट से। ठीक है, क्योंकि हमारे हाथ की एक नस जुड़ी होती है, अगर आप उसको नोट करते हैं तो सीधे आपके दिमाग में वो सारी बातें बैठती हैं। तो इसीलिए मैं नोट करने पर ज़्यादा जोर देता हूँ। तो मैंने
तत्सम के बारे में बता दिया, तद्भव के बारे में बता दिया, देशज के बारे में बता दिया, विदेशज के बारे में बताया। उसको मैंने दो तरीके से बताने की कोशिश की कि एक व्यापार करने के दृष्टिकोण से जितनी कंपनीज आई थी और उन्होंने भारत में शासन किया तो वहाँ से बहुत सारे शब्द ग्रहण किए गए। और कुछ जो देश हैं भारत पर उन्होंने आक्रमण किया, बहुत दिनों तक रहे यहाँ पर, तो उन्होंने अपनी भाषा और संस्कृति का विस्तार प्रचार प्रसार किया और उनका प्रभाव दिखाई पड़ता है। ख़ास तौर से जो अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग अदालत में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, इसीलिए अदालत की भाषा समझ में नहीं आती है। जब 1836 या 37 में एक इश्तहार निकाला गया कि अदालत की भाषा उर्दू रहेगी और उसकी जो शब्दावलियाँ रहेंगी वो अरबी फारसी युक्त रहेंगी, तो एक आंदोलन चलना शुरू कर दिया था, जिसके कारण हिंदी उर्दू विवाद हो गया और धीरे धीरे इसके दो ग्रुप पट गए। एक उर्दू के पक्ष में था और दूसरा हिंदी, और हिंदी में भी क्या वो आम बोलचाल की भाषा रहेगी या फिर संस्कृतनिष्ठ भाषा रहेगी, इसको लेकर डिबेट होना शुरू कर दिया। लेकिन अंत में सन 1904 ईस्वी में ये घोषणा की गई कि अदालत की जो भाषा है वो अब देवनागरी लिपि में और भारत हिंदी रहेगी, ठीक है। लेकिन अभी भी जितने भी शब्द उसमें प्रयुक्त किए जाते हैं वो सब अरबी फारसी युक्त रहते हैं, इसलिए अदालत की भाषा ज़्यादा समझ में नहीं आती है। तो इसका एक कारण ये भी है। और अरबी फारसी, तुर्की, चीनी, जापानी, रूसी के बारे में मैंने बतला दिया, आप इसको नोट कर लिए होंगे। अब हम दूसरे जो वर्गीकरण का आधार था निर्माण, गठन और अलग करके अर्थ नहीं निकाला जाए, जिन ध्वनियों को अलग करके अर्थ नहीं निकाला जाए, ठीक। जैसे मैंने लिखा कमल, तो इसको अगर आप अलग अलग करेंगे तो इसका अर्थ नहीं निकलेगा। ये क्या है, रूढ़ हो गया है कमल शब्द, या फिर जिसकी व्युत्पत्ति या उत्पत्ति ज्ञात नहीं होती है, ठीक है, जिसकी व्युत्पत्ति ज्ञात नहीं होती है वो रूढ़ के अंतर्गत आता है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ रीति रिवाज रूढ़ हो जाते हैं, उन पता नहीं चलता है कि ये कब से चले आ रहे हैं। उसी तरीके से शब्द होते हैं, वो अगर आप पूछेंगे कि इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई है, इसका स्रोत क्या है, तो ये बताना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए निर्माण या गठन या बनावट में एक वर्गीकरण किया गया रूढ़ का, कि जिन ध्वनियों को हम अलग करके उनका अर्थ नहीं निकाल सकते हैं या फिर जिनकी उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं हो। तो उदाहरण के लिए जैसे मैंने लिखा हाथ, अब ये शब्द कैसे बना हुआ है इसको बताना मुश्किल है। पेट, दांत, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि किताब शब्द ये कैसे बना हुआ है, इसको बताना मुश्किल है। तो ये क्या है, रूढ़ शब्द हैं। और यौगिक क्या है, यौगिक को कहा जाता है कि दो ऋण शब्दों के मेल से बनता है, दो ऋण शब्दों के मेल से। यौगिक शब्द जो होता है दो ऋण शब्दों के मेल से बनता है। कोई आपसे पूछे यौगिक क्या है, दो ऋण शब्दों के मेल से। अब वो दो ऋण शब्द कौन है, जैसे मैंने बताया पुस्तकालय, ठीक। तो इसमें दो शब्द हैं, पुस्तक है और आलय, इनको क्या हुआ, तोड़ दिया गया। और यौगिक मतलब जोड़, दो ऋण शब्दों के जोड़ से जो शब्द बनता है वो यौगिक कहलाता है। और मैंने उदाहरण दिया पुस्तकालय, इसमें दो शब्द हैं, पुस्तक है और आलय है। जब इनको अलग अलग किए रहेंगे तो ये ऋण के अंतर्गत आ जाएंगे, जब जोड़ देंगे तो वो यौगिक हो जाएंगे, ठीक। इसी तरीके से मैंने लिखा विद्यालय, या फिर मैंने लिखा हथगोला, मतलब जो चीज़ हाथ से फेंकने वाला हो, हाथ से पकड़ फेंकने वाला हो, वो क्या है, हथगोला। तो आप देख रहे हैं कि यौगिक शब्द दो ऋण शब्दों के मेल से बनता है। अब देखते हैं योग ऋण क्या है। योग ऋण वो होता है कि जो यौगिक होते हुए भी विशेष अर्थ में ऋण होता है। यौगिक होते हुए
विशेष अर्थ में ऋण होता है उसे कहा जाता है योग ऋण। शब्द में ही छिपा हुआ है कि ऐसा शब्द योग ऋण उसे कहा जाता है जो शब्द यौगिक तो है लेकिन उसका एक विशेष अर्थ है। जिसे मैंने लिखा पंकज, ठीक, पंकज, इसमें दो शब्द छिपे हुए हैं, इसको मैं तोड़ रहा हूँ, पंक प्लस ज। पंक मतलब होता है कीचड़ और ज मतलब जन्म, जिसका जन्म कीचड़ में हुआ हो। लेकिन पंकज का एक विशेष अर्थ है जिसका अर्थ है कमल, ठीक। इसी तरीके से जलज मतलब जो जल में पैदा हुआ हो, लेकिन इसका भी एक विशेष अर्थ है जिसका नाम है, इसको भी कमल कहा जाता है, ठीक है। तो यह यौगिक तो है लेकिन एक विशेष अर्थ यहाँ पर ध्वनित हो रहा है, तो इसीलिए ये योग ऋण है। तो इस तरीके से परीक्षाओं में सवाल आते हैं। एक उदाहरण और देखते हैं, जैसे मैंने लिखा नीलकंठ, नीलकंठ, तो जिसका कंठ नीला हो उसे क्या कहा जाएगा, नीलकंठ। लेकिन इसका एक जो खास अर्थ होता है वो शंकर के लिए प्रयोग किया जाता है, शंकर भगवान के लिए उनको नीलकंठ कहा जाता है। या फिर कई बार आप देखेंगे मोर का भी जो गला होता है वो नीला होता है, ठीक, तो उसके लिए भी ये प्रयुक्त होता है। तो हमने देखा कि गठन या निर्माण या बनावट के आधार पर 3 तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ऋण, यौगिक, योग ऋण। ऋण के बारे में मैंने बताया कि जिन शब्दों के ध्वनियों को अलग नहीं किया जा सकता या फिर उनकी उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के बारे में पता नहीं रहता है, जबकि यौगिक के बारे में मैंने बताया कि जब 2 ऋण शब्द आपस में मिलते हैं तो वो यौगिक कहलाता है। उदाहरण भी दिया। और योग ऋण में मैंने बतलाया कि ऐसे शब्द जो यौगिक तो हैं लेकिन ऋण होकर एक विशेष अर्थ देते हैं, ठीक। तो पंकज का मैंने उदाहरण दिया, नीलकंठ का उदाहरण दिया, जलज का उदाहरण दिया जाए। ऐसे ही हजारों शब्द हैं जो कि ऋण हैं, यौगिक हैं, योग ऋण हैं। तो जब भी एग्ज़ाम में आए तो आप इनके लक्षण के हिसाब से उत्तर सही कर सकते हैं, ठीक। अब हम देखते हैं अगला जो था प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर क्या है उसको देख लेते हैं। उम्मीद है कि इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे और शॉर्ट स्क्रीन भी खींच लिए होंगे, क्योंकि जब से कमेंट्स आया है कि स्क्रीनशॉट के लिए थोड़ा सा बगल में हट जाइए, क्योंकि मुझे आदत रही है तुरंत लिख कर, समझा कर और मिटाकर अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ने का, ठीक है। तो आप लोग भी थोड़ा सा अलर्ट रहिए और जब मुझे याद रहेगा तो मैं खुद हट जाऊंगा। बाकी मेरी कोशिश रहती है कि आप स्क्रीनशॉट ले लें। तीसरा है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर कितने तरीके के शब्द होते हैं, उनका कैसे निर्माण होता है, फिर हम देखते हैं कि प्रयोग के आधार पर जो शब्द हैं वो 3 तरीके के हैं। पहला है सामान्य, दूसरा है पारिभाषिक और तीसरा है अर्ध पारिभाषिक। प्रयोग के आधार पर 3 तरीके के शब्द होते हैं, सामान्य, पारिभाषिक, अर्ध पारिभाषिक। अब सामान्य के अंतर्गत क्या है कि जो सामान्य व्यवहार में प्रयुक्त किए जाते हों, जो सामान्य व्यवहार में प्रयुक्त किए जा रहे हों उन्हें सामान्य शब्द कहा जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं बतलाऊं, हमने चलना, फिरना, घूमना, उठना, बैठना, दाल, चावल, रोटी, ये सब क्या है, सामान्य शब्द हैं। तो नोट कर लीजिए, चलना, फिरना, घूमना या फिर चावल, दाल, रोटी, ये सब सामान्य शब्द हैं जो कि लोक व्यवहार में, आम बोलचाल में इसका प्रयोग होता है, सामान्य रूप में होता है। लेकिन जब पारिभाषिक शब्द आता है तो आपने जब साइंस पढ़ा होगा या फिर कोई शब्द पढ़ते हैं तो कुछ शब्दों का खास उसकी परिभाषा दी रहती है। जैसे कि बल की परिभाषा, बल जो शब्द है इसकी परिभाषा दी गई है, कार्य की परिभाषा दी गई है, ऊर्जा किसे कहते हैं इसकी भी परिभाषा है। और साइंस में तो लगभग जितने भी शब्द हैं उनकी परिभाषा ही अलग अलग होती है, ठीक है।
कि नाभिकीय संलयन क्या है, नाभिकीय विखंडन क्या है, तत्व क्या है, यौगिक क्या है, वहाँ पर भी यौगिक का प्रयोग होता है, परमाणु क्या है। इस तरीके से जो शब्द हैं ये सब क्या है, पारिभाषिक हैं। उसी तरीके से आप अगर हिंदी में जाएंगे तो हिंदी आलोचना की पारिभाषिक शब्द है कि आदर्शवाद क्या है, यथार्थवाद क्या है, ठीक है, मनोविश्लेषणवाद क्या है, मार्क्सवाद क्या है, ये क्या है, पारिभाषिक शब्द है। तो उसी के लिए यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है कि प्रयोग के आधार पर 3 तरीके का बताया गया है, सामान्य, दूसरा क्या है, पारिभाषिक। तो हम उसको देखते हैं कि पारिभाषिक में क्या है। पारिभाषिक में होता है कि जिसका एक निश्चित अर्थ होता है, निश्चित व वस्तुनिष्ठ अर्थ, ठीक, निश्चित व वस्तुनिष्ठ अर्थ। जैसे कि प्रशासन की शब्दावली क्या होगी, अलग होगी, चिकित्सा की शब्दावली जो होगी वो अलग होगी, साहित्य में जो शब्द प्रयोग किए जाएंगे उनकी पारिभाषिक शब्दावली अलग होगी, विज्ञान में अलग होगा, अर्थशास्त्र में अलग होगा, या फिर जितने भी विषय हैं सब में अलग अलग होगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं देखूं सचिव, ये इसका एक खास अर्थ है, एक निश्चित अर्थ है। निदेशक, ठीक है। अगर किसी रोग के बारे में बताया जाए, जैसे ज्वर शब्द है, इसको बुखार भी कई बार लिख देते हैं, तो ये क्या है, चिकित्सा के अंतर्गत है। साहित्य में बहुत सारे शब्द हैं, जैसे मैंने लिख दिया छायावाद, ये क्या है, एक पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत आएगा। विज्ञान में मैंने लिख दिया तत्व, या फिर लिखा अणु, सूत्र, ठीक, इस तरीके से। अर्थशास्त्र में मैंने लिख दिया मुद्रास्फीति, तो मुद्रास्फीति एक पारिभाषिक शब्द है, इसकी एक परिभाषा है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं अर्धपारिभाषिक। अर्धपारिभाषिक क्या है, अर्धपारिभाषिक वो होता है जो किसी भी संदर्भ में प्रयुक्त होता है, किसी भी संदर्भ में प्रयुक्त, इसको किसी भी संदर्भ में प्रयुक्त कर लेते हैं, उसका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, कोई वस्तुनिष्ठ अर्थ नहीं होता है। जैसे मैंने लिखा रस, अब रस अगर साहित्य के दृष्टिकोण से देखेंगे तो वो काव्यशास्त्री उसका लक्षण बताना पड़ेगा, लेकिन कई बार रस जैसे कि अनार का रस हो गया या फिर मौसमी का रस हो गया, इस तरीके से प्रयुक्त है, क्योंकि किसी भी संदर्भ में वो प्रयुक्त किया जा सकता है। खास जब संदर्भ में प्रयुक्त किया जाएगा तो वो तो पारिभाषिक हो जाएगा, इसीलिए इसका नाम रखा गया है अर्धपारिभाषिक। दूसरा मैंने लिखा मांग। मांग मतलब कोई चीज़ की मांग हो, या फिर मांग इस चीज़ के लिए जब बाल इधर उधर कर लिए जाते हैं उसके लिए भी किया जाता है, या फिर 2 अर्थ में तो मैंने बता दिया। इसके बाद है बल। बल क्या है, बल यहाँ पर कई बार लोग ताकत के लिए भी कहते हैं कि उसके पास बहुत ही बल है, ठीक है, तो उसके अर्थ में होता है। नहीं तो जब आप साइंस में पढ़ेंगे तो उसका पारिभाषिक शब्द परिभाषा है, ठीक। इसके अलावा है ऊर्जा। ऊर्जा भी ताकत के लिए ही प्रयुक्त होता है। तो अर्ध पारिभाषिक जो होते हैं उनका कोई संदर्भ होता है, उसमें प्रयुक्त होते हैं। तो हमने देखा मोटे तौर पर कि प्रयोग के आधार पर भी 3 तरीके के शब्द आते हैं, जिनमें कि सामान्य शब्द, पारिभाषिक शब्द और अर्धपारिभाषिक शब्द। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हम मिटाते हैं और आखिरी जो है रूप के आधार पर उस पर बातचीत करते हैं, तब हिंदी शब्द संपदा का जो टॉपिक है वो पूरा क्लियर हो जाएगा और आपका जो भी डाउट्स है वो भी धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा और लंबे समय तक आप चीज़ों को याद रखेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं चौथे नंबर पे जो है वो है रूप के आधार पे। यहाँ पर था रूप के आधार पर। रूप के आधार पर क्या है, ये इसको समझते हैं। रूप के आधार पर, रूप के आधार पर 2 इसके भेद किए गए हैं। पहला है विकारी और तीसरा है अविकारी। ये क्या है, विकारी और अविकारी। आप जब व्याकरण पढ़ेंगे तो उसमें ये शब्द मिलेगा आपको कि विकारी शब्द, अविकारी शब्द।
तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि विकारी शब्द क्या है। ऐसे शब्द जिनका वाक्य में प्रयोग करने पर रूप बदल जाता है। ऐसे शब्द जब इनको वाक्य में प्रयोग इनका किया जाता है, करने पर रूप क्या होता है, बदल जाता है। ठीक, अब उन किन आधारों पर बदलता है उसे देखने की कोशिश है। पहला है लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर और काल के आधार पर। ठीक, जैसे लड़का, लड़की, ठीक, लड़के, लड़कियां। जैसे जाता है तो उसमें आता है जाति, जाति है मतलब ता ती ते, ये क्या चेंज हो जाता है, तो वो क्या होता है, विकारी। अभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहले आप समझिए कि विकारी शब्द क्या है, कि ऐसे शब्द जिनको वाक्य में जब उनका प्रयोग होता है तो रूप बदल जाता है उनका। और वो रूप किन चीज़ों से बदलता है, लिंग के वजह से, वचन के वजह से और काल के वजह से। लेकिन जो अविकारी शब्द हैं इनमें किसी भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए इनको कोई परिवर्तन नहीं, इनके ऊपर लिंग, वचन और काल का कोई परिवर्तन प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई परिवर्तन नहीं। तो कौन कौन से शब्द हैं अविकारी में, जैसे मैंने लिखा धीरे धीरे, धीरे धीरे, इधर उधर, यहाँ वहाँ, यहाँ वहाँ। ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, ये सब आएंगे अविकारी के रूप में। तो इनका जो आधार था, रूप के आधार पर दो भागों में बांटा गया। विकारी जब इनके रूप में बदलाव आ जाता है, और अविकारी मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो शब्द है। तो मोटे तौर पर हमने देखा कि हिंदी शब्द संपदा के अंतर्गत जो उनका वर्गीकरण किया गया वो 4 भागों में किया गया था। स्रोत के आधार पर, गठन के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और रूप के आधार पर। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और लंबा जो टॉपिक था वो स्रोत के आधार पर था, जिसमें कि हमने तत्सम को देखा, तद्भव को देखा, देशज, विदेशज। संकर शब्द पर मैं भूल गया हूँ, थोड़ा सा संकर शब्द क्या होता है उस पर देख लेते हैं। संकर मतलब होता है दो भाषाओं के योग से जब मिलता है कोई, दो भाषाओं के योग से। ठीक, बहुत कम सवाल इससे आते हैं लेकिन देखना जरूरी है। दो भाषाओं का योग, अब इनका इसमें दो भाषाओं का योग क्या होता है, जैसे मैंने लिखा रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, तो आप देख रहे हैं रेल शब्द जो है वो अंग्रेजी है और गाड़ी हिंदी है। इसी तरीके से मोटर गाड़ी। ठीक, तो जहाँ पर दो भाषाओं के मेल से कोई शब्द बनता है तो वो संकर कहलाता है। तो वो भी टॉपिक क्लियर हो गया। फिर हमने देखा विदेशज में कई उसके भेद किए गए थे, जिसमें कि पुर्तगाली भाषा, फिर डच, फिर इंग्लिश, फिर फ्रेंच। इसके बाद हमने देखा अरबी, फारसी, तुर्की, जापानीज, चाइनीज, ठीक है, रसियन। इन भाषाओं से भी कई शब्द हिंदी में ग्रहण किए गए हैं जो कि इसके शब्द संपदा को धनी बनाते हैं। इसके बाद हमने देखा निर्माण या गठन के आधार पर जो शब्द बनाए गए हैं वो भी 3 तरीके के थे, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ को मैंने बतलाया कि जिन ध्वनियों का उनको खंड करके उनका अर्थ नहीं निकाला जा सकता है वो एक रूढ़ कहलाते हैं, जिनकी उत्पत्ति के बारे में नहीं पता चलता है। फिर उदाहरण देकर मैंने बताया। और यौगिक मतलब जब दो ऋण शब्दों के मेल से कोई शब्द बनता है तो यौगिक कहलाता है, फिर उदाहरण मैंने बतलाया। इसके बाद योग ऋण, जो यौगिक तो है लेकिन एक विशेष अर्थ देता है, वो योग ऋण कहलाता है। इसके बाद हमने प्रयोग के आधार पर बतलाया कि प्रयोग के आधार पर 3 तरीके के शब्दों का निर्माण होता है। पहला है सामान्य शब्द, जिसका मतलब चलते फिरते शब्दों में उसका अर्थ होता है, कोई खास, कोई निश्चित और वस्तुनिष्ठ अर्थ नहीं होता है। फिर दूसरा मैंने बताया पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्द जो कि जितने भी विषय हैं उनमें जितने भी शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं वो एक तरीके से पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत ही आते हैं। फिर उसमें था अध पारिभाषिक शब्द, जिसके अंतर्गत उनका कोई विशेष संदर्भ नहीं होता है, उसको अपने अनुसार हम प्रयोग कर सकते हैं,
उसमें मैंने रस, मांग इस तरीके का जो उदाहरण था बतलाया। इसके बाद हमने आखिरी में देखा रूप के आधार पर भी दो तरीके के शब्दों का निर्माण हमने देखा। पहला था विकारी, मतलब जब ऐसे शब्द जब उनको वाक्य में प्रयोग किया जाए तो उनका रूप बदल जाता है, और किस कारण बदलता है, लिंग, वचन और काल के आधार पर। तो उसका मैंने उदाहरण बताया आपको और समझाने का प्रयास किया। फिर हमने अविकारी शब्दों पर विचार किया कि अविकारी शब्द जिन पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता है, चाहे वो लिंग में चेंज हो जाए, चाहे वचन में उसमें चेंजिंग हो, चाहे काल में चेंजिंग हो, लेकिन अविकारी शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो अगर कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, खासतौर से इंटरव्यू में, कि विकारी शब्द क्या होता है, अविकारी शब्द क्या होता है, तो इसमें घबराहट होने लगती है। तो मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर के बाद आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू में भी प्रश्नों का जवाब देंगे। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आप सभी को बहुत पसंद आया होगा, और जितने भी चीज़ों को मैंने बतलाया वो सब आपके क्लियर हो गए होंगे, और कमेंट्स कर ज़रूर आप बताएंगे। और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।